दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत। इसका आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। करीब 12 बजे श्रेष्ठा की आंखें खुलती हैं। उठते ही उसके शरीर पर बेतहाशा दर्द होता है। दर्द से वो खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें जब कमरे में घुमाती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो बेड के साइड में देखती है तो नफरत की आग उसकी आंखों में साफ दिखने को मिलती है। साइड में ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। श्रेष्ठा की आंखों में अब भी डर न देखकर ध्रुव उसके ऊपर आ जाता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी, इतने दर्द के बावजूद तुम्हारी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं है। श्रेष्ठा जलती हुई आंखों से कहती है, डरूंगी और तुमसे? चाहे कुछ भी कर लो, मेरे मकसद को मैं पूरा करके ही रहूंगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो बेबी, अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से वही किया जो मैंने रात को किया तो तुम कब तक मुझे झेलोगी? श्रेष्ठा भी थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, तू और कर भी क्या सकता है, और तू जितना भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ले, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। ध्रुव के होठों पर श्रेष्ठा की बातें सुनकर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वो श्रेष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर से हट जाता है और अपना पैंट पहनकर श्रेष्ठा को चादर से लपेटकर वॉशरूम ले जाता है। श्रेष्ठा तो बस उसे नफरत की नज़रों से देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों शार लेकर बाहर आते हैं। अब तक श्रेष्ठा का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया। ध्रुव खाना लेकर आता है और श्रेष्ठा की तरफ खाना बढ़ा देता है। श्रेष्ठा कुछ पल के लिए तो खाने को घूरती है, फिर उठाकर खाने लगती है, क्योंकि वो जब से पकड़ी गई थी तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ एक दवाई बढ़ाते हुए कहता है, बेबी, इसे खा लो, तुम्हें पेन कम होगा। श्रेष्ठा दवाई को घूरते हुए कहती है, अपना ये दिखावा किसी और के सामने जाकर करना, समझे तुम? मुझे अच्छे से पता है तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। ध्रुव सपाट से के जवाब देता है, आई नो बेबी। श्रेष्ठा, अपना ये दिखावा किसी और के सामने जाकर करना, मुझे अच्छे से पता है तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। ध्रुव सपाट से जवाब देता है, आई नो बेबी, लेकिन अगर तुम ये दवाई नहीं लोगी तो फिर तुम्हारा दर्द। ध्रुव के आगे बोलने के पहले ही श्रेष्ठा कहती है, तुम्हें मेरे दर्द की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ध्रुव सीरियस टोन में कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? श्रेष्ठा ध्रुव की कई बातें बिल्कुल समझ नहीं पाती। श्रेष्ठा काफ़ी कन्फ्यूज़न फेस से ध्रुव को देखती है। वहीं जब ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ध्रुव अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे पता है मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, लेकिन मुझ पर खोकर ये भूल मत जाना कि तुम किस लिए आई हो। ध्रुव की बात सुनते ही श्रेष्ठा अपनी नज़रें फेर लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा के करीब जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है, बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन मारेगा? श्रेष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, लगता है मेरे हाथों से मरने की बहुत जल्दी है तुम्हें। यू ट्रस्ट मी, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। बहुत जल्द अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें जान से मार दूंगी। ध्रुव पहले श्रेष्ठा की आंखों में देखता है, फिर उसके हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहता है, आई विल वेट फॉर यू बेबी। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को चूम लेता है और अपने हाथ में लिए दवाई को साइड टेबल पर रख देता है। श्रेष्ठा कुछ सोचते हुए कहती है, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर लाइट किस करते हुए कहता है, मारूंगा, जिस दिन मुझे तुम्हारी दीदी की तरह तुम्हारी आंखों में खौफ दिखाई दिया तब। श्रेष्ठा ध्रुव की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। ध्रुव श्रेष्ठा को अपनी गोद से हटाकर बेड पर बिठाता है और उठकर जाने लगता है। तभी उसे जैसे कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़कर श्रेष्ठा को देखता है और उसके करीब जाकर गले लग जाता है। श्रेष्ठा को एकदम से झटका लगता है। ध्रुव श्रेष्ठा के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, आई विल मिस यू बेबी। इतना बोल ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को बाइट करके झटके से अलग होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर 2 बॉडीगार्ड तैनात थे। ध्रुव जहाँ श्रेष्ठा के साथ काफ़ी शांत था, वहीं अब उसका चेहरा कोई देख ले तो डर से ही कांप जाए। ध्रुव उन बॉडीगार्ड्स को देखकर कहता है, इसके ऊपर नज़र रखो। बॉडीगार्ड सिर झुकाए हाँ में सिर हिला देते हैं।
काली भी इस समय वहां आ चुका था। ध्रुव आगे आगे चलता है और काली उसके पीछे। ध्रुव आगे बढ़ते हुए कहता है, कुछ पता चला? काली थोड़ा हिचकते हुए कहता है, बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था कि आदित्य सिंघानिया के बारे में पता लगाना इम्पॉसिबल है। वो अपनी डिटेल्स को हमेशा हाइड रखता है। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो किसी पार्टी को भी अटेंड नहीं करता। काली की सारी बातों को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर रुक जाता है और काली को घूरने लगता है। काली डर से अपना सिर झुका लेता है। कुछ देर तक घूरने के बाद ध्रुव फिर से चलने लगता है। वहीं कमरे में श्रेष्ठा अपने हाथ में फ़ोन लिए एक तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में 2 लड़कियां काफ़ी खुशी से गले लगे हुए थीं। एक तो खुद श्रेष्ठा थी और दूसरी वो लड़की थी जिसे ध्रुव ने ज़बरदस्ती करके बेरहमी से गोली मार दी थी। श्रेष्ठा अपने हाथ से अपनी दीदी की तस्वीर को छूते हुए बीते हुए पलों में खो सी जाती है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, चलो उठो, सुबह हो गई। श्रेष्ठा कसमताते हुए उठती है और फिर से कंबल अपने ऊपर ढककर सो जाती है। ये देखकर श्रेया कंबल को श्रेष्ठा के ऊपर से हटाकर जग में भरा पानी उसके ऊपर डाल देती है। बचाओ, बाढ़ आ गई। श्रेष्ठा को ऐसे चिल्लाते देखकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ जाती है और श्रेया उसके पास बैठकर कहती है, ओहो मेरी बच्ची नाराज़ हो गई। श्रेष्ठा मुंह फेर कर बैठ जाती है। श्रेया थोड़ा सीरियस होकर कहती है, श्रेष्ठा देख, तू इस तरह गैर जिम्मेदार मत बन। जब मैं नहीं रही तो तुझे कौन उठाने आएगा? श्रेष्ठा झट से मुड़कर श्रेया के गले लग जाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं होगा। श्रेष्ठा की बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाने लगती है। श्रेष्ठा उन बीते पलों को याद करते हुए कहती है, मैंने आपसे कह तो दिया था कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन दी, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, इस ध्रुव सूर्यवंशी को जब तक मैं अपने हाथों से नहीं मार देती चैन से नहीं बैठूंगी। वहीं श्रेष्ठा को फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है और उसके फ़ोन की स्क्रीन को किस करते हुए कहता है, हाय बेबी, कितना जहर है तुम में, मैं तो फिदा हो गया तुम पर। ध्रुव कमरे के सीसीटीवी फुटेज से श्रेष्ठा की हर एक बात और हरकत अपने फ़ोन पर देख पा रहा था। अब तक ध्रुव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। ध्रुव फ़ोन को साइड में रखते हुए काली को घूरते हुए कहता है, अब बताओ। काली सिर झुकाए कहना चालू करता है, बॉस, मैम को सिंघानिया परिवार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। ध्रुव आगे कुछ सोचते हुए कहता है, तुमने तो बताया था कि हमारे आदमी ने दूल्हे को मार दिया, तो फिर शादी कैसे हो गई और किसके साथ? काली जवाब देता है, हाँ बॉस, मैम की शादी तो हो चुकी है, लेकिन किसके साथ हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया। ध्रुव गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, तो तुम पता ही क्या कर रहे हो? आदित्य सिंघानिया के बारे में पता नहीं लगा पाए और अपनी मैडम के बारे में भी पता नहीं लगा पाए। फिर काली को गुस्से से घूरते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो तुम, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। काली सिर झुकाए बस हाँ में सिर हिला देता है। अरे यार प्रीत, देखना कितना हैंडसम सा लड़का वहाँ बैठा है। प्रीत अपने दोस्तों की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो देखती रह जाती है। सामने कुछ दूरी पर ब्लैक शर्ट और ब्लू कोट पहने अर्जुन बैठा था। अर्जुन की ये पहली झलक प्रीत ने मॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी। अर्जुन टेबल पर अकेला बैठा किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था। प्रीत उसके नूर में पूरी तरह से खो जाती है। प्रीत इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई थी। इस वजह से अर्जुन को प्रीत ने ना कभी देखा और ना ही उसे पहचानती थी। वहीं अर्जुन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी पढ़ाई दूसरे शहर में की और दूसरे शहर में ही अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसकी वजह से वो सिंघानिया विला बहुत कम ही आया करता था। प्रीत अर्जुन में पूरी तरह से खोई हुई थी कि तभी उसकी एक सहेली छेड़ते हुए कहती है, अरे प्रीत, इतना ही देख उसे, कहीं तेरी ही नज़र ना लग जाए उसे। उसकी बात पर सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। प्रीत अब अपनी जगह से झटके से उठ जाती है। उसके ऐसे उठने से सब घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रीत का गुस्सा अच्छी तरह से पता था। प्रीत एक सहेली को उठाती है और उसकी चेयर पर बैठ जाती है। इस वक्त अर्जुन का चेहरा प्रीत के बिल्कुल सामने था। वो आसानी से अर्जुन को देख पा रही थी। उसकी इस हरकत से सारी सहेलियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रीत अर्जुन में पूरी तरह से खोई हुई अंदाज में कहती है, कौन है ये? तभी एक लड़की वहां आकर कहती है, अर्जुन सिंघानिया। सिंघानिया शब्द सुनते ही प्रीत उस लड़की को देखने लगती है। वहीं वहां बैठी सभी लड़कियां हैरानी से कहती हैं, अर्जुन सिंघानिया? तभी उनमें से एक कहती है, अरे यार कितना हैंडसम है ये,
और मैंने तो सुना है कि इसकी कंपनी टॉप पर आती है, इससे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। दूसरी लड़की चहकते हुए कहती है, अरे यार, मैंने तो सुना है इसका भाई इससे भी ज़्यादा हैंडसम है और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तड़पते हैं। लेकिन अब प्रीत बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उसे अपने परिवार और सिंघानिया परिवार की दुश्मनी के बारे में पहले से पता था। कुछ देर बाद प्रीत अपनी सहेलियों के साथ मॉल से निकल जाती है। प्रीत बैल्कनी में झूले पर बैठी अर्जुन की फोटो को पकड़े पुरानी यादों में खोई हुई थी कि तभी वर्तमान में आकर एकदम से अर्जुन की फोटो को सीने से लगाते हुए कहती है, मैंने बहुत कोशिश की आपसे दूर रहने की, लेकिन कभी रह नहीं पाई। जितना मैं आपसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही आपके करीब खुद को महसूस करती हूँ। इसीलिए मैंने अब सोच लिया कि आप सिर्फ मेरे हैं। फिर फोटो को सीने से हटाकर सामने देखते हुए कहती है, एक बार बस आपकी पत्नी से मिल लूँ, फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दूंगी और फिर मैं हमेशा के लिए आपको अपने पास रख लूँगी। वहीं आदित्य अर्जुन के ऑफिस में आते साथ काम में व्यस्त हो गया। कुछ देर तक लैपटॉप पर अपने हाथ चलाने के बाद उसके हाथ रुक से जाते हैं। आदित्य को अचानक ही अपनी कलाई पर बांधा हुआ धागा दिखाई देता है। वो धागा देखते ही आदित्य के सामने काव्या का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य अपनी चेयर पर टेक लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही आदित्य के सामने काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आदित्य के चेहरे पर अनजाने में ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जहां आदित्य के चेहरे पर काव्या की वजह से एक मुस्कुराहट आ गई, वहीं काव्या जैसे ही डिनर करने के बाद कमरे में आती है तो उसे आदित्य के ना होने का एहसास दर्द सा दे जाता है। काव्या बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद भी जब काव्या को नींद नहीं आती तो वो परेशान होकर उठकर बैठ जाती है। काव्या कुछ सोचते हुए सोफे की तरफ जाती है और सोफे को बड़े प्यार से छूने लगती है। काव्या आदित्य की मौजूदगी को सोफे पर एहसास करने की कोशिश कर रही थी। काव्या कुछ देर बाद सोफे पर ही सो जाती है। अब भी आदित्य का होना जैसे काव्या को उस सोफे पर महसूस हो रहा था। काव्या आज काफ़ी मायूसी में सो रही थी। वहीं आदित्य भी आज सो नहीं पा रहा था। आखिर वो देर रात को एक बार काव्या को देखकर ही तो सोता था, लेकिन आज देर तो हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रों के सामने काव्या नहीं आ सकती थी। और वैसे भी उसने ही इजाज़त नहीं दी। वो चाहता तो काव्या को कॉल कर सकता था, लेकिन उसने तो सामने रहकर भी कभी उससे बात नहीं की। चाहे आदित्य कितना ही भाग ले, लेकिन किस्मत उसे भागने नहीं दे सकती। वो जितना भी काव्या से भागने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आदित्य को नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो कुछ सोचते हुए अपना लैपटॉप ऑन करता है और अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज देखता है। जैसे ही आदित्य की नज़र काव्या पर पड़ती है, उसे सुकून सा मिलता है, लेकिन थोड़ा नज़दीक करने पर जब वो काव्या का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। सोते हुए भी काव्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ये देखकर आदित्य के दिल में दर्द सा उठता है। इधर अरुणी देवी अपने कमरे में बैठी कुछ फाइल्स को देखने में बिजी थी और बाला उनके सामने खड़ा था। अरुणी देवी बाला को कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपनी नज़रें ऊपर करती हैं तो उन्हें काव्या दरवाजे पर खड़ी दिखती है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो जाती हैं और दरवाजे के पास जाकर काव्या का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आती हैं। एक नज़र वो बाला को देखती हैं तो बाला कमरे से बाहर चला जाता है। आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आप ऐसे ही हमारे कमरे में आ सकती हैं। अरुणी देवी काफ़ी नरमी और प्यार से बोलती हैं। काव्या उन्हें देखकर कहती है, दादी हमें आपसे आज्ञा चाहिए थी। अरुणी देवी थोड़ा असमंजस में कहती हैं, कैसी आज्ञा? काव्या तुरंत कहती है, दादी हमें इस विला से कुछ वक्त के लिए आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी काव्या के गालों को छूते हुए कहती हैं, ये कोई कैद नहीं है जो आपको यहाँ से आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी के ऐसे बोलने से काव्या चुप हो जाती है। अरुणी देवी उसे समझाते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं कुछ बॉडीगार्ड्स को आपके साथ भेज देती हूँ, आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। काव्या झट से नकारते हुए कहती है, हमें अकेले जाना है। काव्या के अकेले जाने की बात से अरुणी देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं और फिर उसको सोचते हुए कहती हैं, ठीक है आप जाइए। इतना सुनते ही काव्या पहले अरुणी देवी को देखती है और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर चली जाती है। अरुणी देवी बाला को अंदर बुलाती हैं और उसे सख्त आदेश देते हुए कहती हैं, काव्या के पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स लगा दो और ध्यान रहे वो सब काव्या की नज़र में नहीं आने चाहिए।
बाला हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं काव्या विला से निकलकर पैदल बिना मंजिल के चलने लगती है। उसे आदित्य की गैर मौजूदगी में विला में रहना बिल्कुल नहीं भा रहा था। काव्या का दिल काफ़ी उदास और बेचैन हुए जा रहा था। इसीलिए वो शहरों की भीड़ में खुद की उदासी और बेचैनी को दूर करने के मकसद से बाहर निकल जाती है। काव्या के पैर चलते चलते एक पार्क में रुक जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे को किसी बात पर चिढ़ा रहे थे। काव्या उनको देख उनकी तरफ बढ़ जाती है। सामने जाकर देखती है तो एक गरीब सा बच्चा उन बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा था, लेकिन वो सभी बच्चे अमीर होने के घमंड से उसे खिलाना नहीं चाहते थे। काव्या के वहाँ पहुँचते ही वो सब बच्चे अपने खेल के लिए चले जाते हैं। वहीं वो गरीब सा बच्चा वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगता है। फिर अचानक ही उसके आंसू ज़मीन पर गिरने लगते हैं। काव्या उस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके आंसू को पोंछते हुए बहुत प्यार से कहती है, आप इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हैं? वो बच्चा सुबकते हुए कहता है, वो मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहते और मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहे। काव्या पूछती है, क्यों? वो आपके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर रहे? वो बच्चा दुखी होते हुए कहता है, वो कह रहे थे कि मैं उन लोगों के साथ दोस्ती करने के काबिल नहीं हूँ। काव्या को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। काव्या अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे से कहती है, अगर आपकी पसंद हो तो हम आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं। जैसे ही वो बच्चा ये सुनता है, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए काव्या से हाथ मिलाता है और बहुत उत्सुकता से अपना सिर हाँ में हिला देता है। काव्या मुस्कुराते हुए उसके साथ खड़ी हो जाती है और गार्डन में खेलने लगती है। पहले तो दोनों पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। कुछ वक्त बाद गार्डन के हर एक झूले में काव्या उस बच्चे को झुलाने लगती है। काव्या को किसी बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ खेलना कोई था जो उसे कब से प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं काव्या तो उस बच्चे में इतनी गुम हो गई कि उसे अपने सारे दर्द जैसे याद ही नहीं रहे। कुछ वक्त बाद वो बच्चा बोलता है, बस अब और नहीं, हमें घर जाना होगा, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। काव्या उस बच्चे को झूले से उतारती है और कहती है, ठीक है आप जाइए। बच्चा वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक वापस आकर काव्या को देखते हुए कहता है, आप मुझसे फिर मिलेंगी? काव्या थोड़ा झुकते हुए उस बच्चे के गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाँ, हम आपसे रोज़ मिलने आएंगे, अब तो हम आपके दोस्त बन चुके हैं। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे हमारे दोस्त का नाम क्या है? वो लड़का झट से जवाब देता है, शिवा। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारा नाम है आपका। शिवा काव्या को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सिर झुकाए एक बेंच की तरफ जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके साइड से आवाज़ आती है, लगता है किस्मत ने आज आपको 2 दोस्त बनाने का मौका दिया है। ये आवाज़ सुनते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और साइड में देखती है तो प्रियंश मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। काव्या हैरान से कहती है, आप? प्रियंश मुस्कुराते हुए कहता है, किस्मत भी चाहती है कि आपको मेरे दोस्त होने की पहचान मिल जाए। काव्या पहले प्रियंश को देखती है, फिर उससे नज़रें हटा लेती है। प्रियंश काव्या की नज़रें हटाने से उदास सा हो जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक शांति रहती है। फिर अचानक काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले जाने लगती है। प्रियंश भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं या फिर? इतना बोलते ही प्रियंश उदास सा चेहरा बनाकर काव्या को देखने लगता है। काव्या पीछे मुड़कर प्रियंश को देखती है, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। काव्या प्रियंश के थोड़ा पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, काव्या अपनी बातों से कभी नहीं पलटती। जैसे ही प्रियंश ये सुनता है, उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। काव्या उसकी मुस्कान देख खुद भी थोड़ा मुस्कुरा देती है और वापस पलटकर जाने लगती है। प्रियंश टोकते हुए कहता है, तो मैं कल आपके आने की गुंजाइश लिए इंतज़ार करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? काव्या जाते हुए ही रुक जाती है और बिना पीछे मुड़े कहती है, अगर आपको लगे कि आपको ये गुस्ताखी करना चाहिए तो आप बेशक कीजिए। प्रियंश फिर कहता है, ठीक है, मैं सूरज की किरणें ना दिखने के पहले ही यहाँ इसी जगह रहूँगा। उसकी बातों को सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए जाने लगती है। प्रियंश बस काव्या को जाते हुए देखने लगता है। विला में किसी को पता नहीं था कि काव्या कहाँ गई है। अरुणी देवी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनुराग तो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो यही सोचने लगा कि कहीं काव्या फिर से तो भाग नहीं गई। सब हॉल में परेशान बैठे ही थे कि छन छन करती काव्या की पायल की आवाज़ से सबको राहत सी मिलती है। अनुराग अपनी जगह से उठकर जल्दी से काव्या के पास जाता है और परेशानी से कहता है,
भाभी, आप ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? काव्या सबको देखकर कहती है, मैं दादी को बताकर बाहर गई थी। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, ठीक है, चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। काव्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं विशाखा जी मुस्कुराते हुए मायावती से कहती हैं, ये अनुराग कितनी जल्दी काव्या से घुल मिल गया ना। मायावती जी भी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, सच कहा भाभी आपने। वहीं अनुराग काव्या को आदित्य के कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा देता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। अनुराग अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, अपना फ़ोन दीजिए। काव्या बिना कोई सवाल किए अपना फ़ोन अनुराग को दे देती है। अनुराग अपने फ़ोन को निकालकर काव्या के फ़ोन पर बहुत सारे नंबर टाइप करके सेव करता है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग उसके फ़ोन पर क्या कर रहा है, इसीलिए वो पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? अनुराग अपने काम को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आपके फ़ोन पर सभी के फ़ोन नंबर को सेव कर रहा हूँ। कुछ देर तक वो ऐसे ही सेव करते रहता है और फिर आखिर में वो एक फ़ोन नंबर टाइप करता है और सेव करने की जब बारी आती है तो वो कभी काव्या को देखता तो कभी फ़ोन को। अनुराग की ऐसी हरकत से काव्या पूछती है, क्या हुआ? अनुराग अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, भाभी, मैंने आदि भाई का नंबर टाइप तो कर लिया, लेकिन किस नाम से सेव करूं समझ नहीं आ रहा। अनुराग के सवाल पर काव्या भी सोच में पड़ जाती है। अनुराग को जैसे कुछ याद आता है। वो चहकते हुए कहता है, भाभी, मुझे समझ आ गया। फिर थोड़ा सोचते हुए, लेकिन इतना सारा नाम में मैं सेव कौन सा करूं? काव्या थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या सोचा आपने? अनुराग चहकते हुए कहता है, जानू, जान, हबी, या इतना बोलते ही वो रुक जाता है क्योंकि इस वक्त काव्या उसे बुरी तरह से घूर रही थी। अनुराग को जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने दांत दिखा देता है और फिर कहता है, भाभी, आप एक काम कीजिए, आप ही सेव कीजिए। इतना बोलते ही अनुराग अपना फ़ोन लेकर दुम दबाकर भाग जाता है। अनुराग की ऐसी हरकत से ना चाहते हुए भी काव्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुराग के जाते ही काव्या अपना फ़ोन लेती है, फिर कुछ देर सोचते हुए एक नाम टाइप करती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद वापस कमरे में आती है। आज भी काव्या को एक ही चीज़ बेचैन करती है और वो थी कि आदित्य अब भी 5 दिनों के बाद आएगा। काव्या अपने हाथों में फ़ोटो लिए बहुत गौर से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वो अपने हाथों से फ़ोटो को छूती है। फ़ोटो छूते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह आदित्य को ही छू रही है। बिना आदित्य के भी वो उसके एहसास में बिल्कुल खो सी जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या के बहते आंसुओं को आदित्य भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, लेकिन वो अपने ही हाथों से मजबूर था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आदित्य काव्या के पास तो है नहीं जो उसके आंसू पोंछ सके, और हिम्मत तो है नहीं कि वो काव्या पर हक जताकर कॉल करके उसके आंसू बहाने से मना कर सके। कुछ कर सकता था तो लैपटॉप पर काव्या के आंसुओं को ना देखने की कोशिश, और आदित्य ने ऐसा ही किया। उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और बैल्कनी में रेलिंग को पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वो अपनी बेचैन मन को शांत करने लगा। एक बहुत ही खालीपन का एहसास जो उसे काव्या को छोड़ते समय ही होने लगा था। आदित्य आते समय एक बार काव्या को देखना चाहता था, लेकिन उसके एहसासों को उसने दबा लिया और बिना कुछ पल बिताए, बिना काव्या को आखिरी बार देखे वो उससे दूर चला आया। आखिर उसने ऐसा किया भी तो क्यों? क्योंकि वो हमेशा बस काव्या से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब भी ये समझ पाना मुश्किल हो जा रहा था कि आदित्य जो ये कर रहा था काव्या से दूर रहने हुए भी उसे देखना, ये भी एक जिम्मेदारी या मजबूरी का हिस्सा है, या फिर कुछ और। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। काव्या का हमेशा एक ही काम होता, वो गार्डन में जाकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करती, खुशी से प्रियंश और शिवा के साथ सब वक्त बिताती। तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और रात को आदित्य को याद करते हुए अपने दर्द को बाहर निकालती। आज जब काव्या गार्डन में पहुंचती है तो देखती है कि शिवा प्रियंश के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ था। काव्या दोनों के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं हमें आने में आज ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? जहाँ प्रियंश काव्या को देखते ही खुश हो जाता है, वहीं शिवा का मुंह तो छोटा सा बना होता है, जैसे वो किसी बात पर परेशान हो। काव्या शिवा की परेशानी को समझते हुए प्रियंश और शिवा के बीच बैठ जाती है और प्रियंश को आंखों से इशारे से पूछने की कोशिश करती है कि शिवा इतना दुख में क्यों है। तो प्रियंश भी थोड़ा परेशान होकर कहता है, मैं तो इससे कब से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। इनका कहना है जब तक मेरी दोस्त नहीं आ जाती हम कुछ नहीं बताएंगे, अब आप ही पूछिए।
काव्या शिवा की तरफ देखकर प्यार से पूछती है, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त को, इतने उदास क्यों हैं? शिवा काव्या को देखकर बहुत उदासी से कहता है, कल हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। ये सुनते ही काव्या और प्रियंश दोनों उदास हो जाते हैं। फिर भी काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर जब वापस आएंगे तो हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ, और हम बहुत सारी आइसक्रीम्स, गोलगप्पे और आपकी फेवरेट चाट भी खाएंगे। प्रियंश भी काव्या का साथ देते हुए कहता है। दोनों की बात सुनते ही शिवा की आंखों में चमक आ जाती है। ये देखकर काव्या और प्रियंश दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ देर तक प्रियंश और शिवा के साथ वक्त बिताने के बाद काव्या विला चली जाती है। आज काव्या का मन थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। उसने भले ही कह दिया था कि वो शिवा के हॉस्टल जाने से खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शिवा से कुछ ही दिनों में बहुत करीब आ गई थी। आज काव्या आदित्य को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी। वो तो शिवा से दूर जाने की बातों को लेकर उदास हो रही थी। अगले दिन काव्या की आंखें खुलती हैं। काव्या उदास सा मन लिए उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे चली जाती है। आज काव्या को नीचे जाकर थोड़ा खालीपन सा लगता है, क्योंकि आज हॉल में अनुराग, रूमानी, रूहानी और रूहान के सिवाय कोई नहीं था। जैसे ही चारों की नज़र काव्या पर पड़ती है, सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर नाश्ते पर बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद सब सोफे से बैठ जाते हैं कि तभी काव्या पूछती है, और सब कहाँ हैं? रूहानी तुरंत जवाब देती है, बड़े पापा और पापा ऑफिस, बड़ी माँ और माँ मॉल और दादी मीटिंग में गई हैं। इतना बोलते ही सबके बीच शांति छा जाती है। कुछ देर बाद रूमानी चहकते हुए कहती हैं, क्यों ना हम कोई गेम खेलें, वैसे भी बैठे बैठे बस बोर हुए जा रहे हैं। काव्या भी तुरंत सहमति देते हुए कहती है, आइडिया अच्छा है, लेकिन खेलेंगे क्या? कुछ देर तक तो सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर रूमानी अचानक से उठकर अपने कमरे में जाती है और एक पट्टी लेकर आती है। अनुराग पट्टी देखते ही समझ जाता है कि रूमानी कौन से गेम के बारे में सोच रही है। रूमानी सबसे पहले रूहानी की आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर सबको ढूंढने के लिए कहती है। रूहानी पहले रूहान को पकड़ लेती है, फिर क्या था, एक एक करके सबकी बारी आती है। आखिर में काव्या को पट्टी से आंखों पर बांधा जाता है। काव्या हर तरफ सभी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। अचानक ही वो किसी को पकड़ लेती है। काव्या उसे हाथों से छूते हुए पता करने की कोशिश करती है कि उसने किसको पकड़ा है। अचानक से ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे वो किसी के होने का एहसास दे रही हो। काव्या के हाथ जब अपनी पट्टी की तरफ चले जाते हैं, वो जैसे ही पट्टी खोलकर सामने वाले को देखती है तो कुछ हैरान और खुशी के भाव दिखने लगते हैं, लेकिन उसको चेहरे पर जाहिर नहीं करती। सामने और कोई नहीं, आदित्य खड़ा था, जो काव्या को कब से देखे जा रहा था। नज़रें ऐसे मिली दोनों की, जैसे कितने पलों से दोनों इसी का इंतज़ार कर रहे थे। काव्या का आदित्य को इतने करीब महसूस करना एक अलग ही हलचल पैदा हो गई। जब नज़रों से मन नहीं भरता तो वो एकदम से आदित्य के गले लग जाती है, जैसे उसे कब से इसी पल का इंतज़ार हो। आदित्य भी कुछ देर में अपने हाथों को बढ़ाकर काव्या की पीठ पर कस देता है और ख़ुद के बहुत करीब कर लेता है। काव्या आदित्य के करीब महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो उसका सपना टूट सा जाता है। काव्या के सामने आदित्य तो था, लेकिन ना ही काव्या ने उसे गले लगाया था और ना ही आदित्य ने। दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं। वहीं अनुराग, रूमानी, रूहानी और रूहान तो आदित्य को देखते ही हॉल से अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आदित्य काव्या को एक नज़र देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और काव्या बस उसे देखने लगती है। काव्या से यूं मुंह मोड़कर जाना काव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खुद को तसल्ली देते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक बैठने के बाद काव्या भी सीढ़ियों से होकर कमरे में चली जाती है। काव्या कमरे में आकर देखती है तो आदित्य कुछ फाइल्स लेकर बाहर ही जा रहा था। ये देखकर तो काव्या का मन पूरा उदास सा हो जाता है। आदित्य अपनी फाइल्स को लेकर काव्या को बिना देखे वहां से चला जाता है। काव्या भी बैल्कनी की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य कार के सामने पहुंचता है तो रॉकी उसके लिए गेट ओपन करता है। आदित्य कार में बैठ जाता है। रॉकी भी कार में बैठता है और चंद पलों में आदित्य की कार वहां से चली जाती है। काव्या बस उसे जाते हुए बैल्कनी से देख रही थी। आदित्य की मौजूदगी से जितनी काव्या खुश थी, उससे ज़्यादा बुरा उसे आदित्य के बिहेवियर से लगता है। फिर वो कुछ सोचते हुए कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य ऑफिस में बैठा पेंडिंग पड़ा काम करने लगता है कि तभी रॉकी आता है।
रॉकी आते ही साथ बोलता है, बॉस, आपका इन्फॉर्मेशन निकालने वाला और शादी वाले दिन हमला करने वाले का पता चल गया है। आदित्य काम करते हुए ही कहता है, कौन है वो? रॉकी जल्दी से जवाब देता है, बॉस, दोनों एक ही हैं, ध्रुव सूर्यवंशी। आदित्य लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर रॉकी को देखता है और इशारे से जाने के लिए कहता है। इशारा मिलते ही रॉकी वहाँ से चला जाता है और आदित्य अपनी चेयर से उठकर कांच से बनी दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने बीते लम्हे वापस आने लगते हैं। आदि, प्रीत को अर्जुन की शादी के बारे में जानकारी मिल चुकी है और वो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेगी। मैं आपको ये जिम्मेदारी देती हूँ कि प्रीत के कदम इस घर में नहीं पड़ने चाहिए, अरुणी देवी आदित्य से कहती हैं। आदित्य अपनी दादी के कहे मुताबिक प्रीत की चाल को पलटने की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर बाद रॉकी आकर बोलता है, बॉस, वो लोग पीछे से हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देता है और पीछे के रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ ही दूरी पर प्रीत के साथ उसके बॉडीगार्ड्स हमले पर उतर आते हैं। दोनों के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद सब रुक जाते हैं। आदित्य के बॉडीगार्ड्स प्रीत के बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ जाते हैं। सब घायल हुए ज़मीन पर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन प्रीत भी हार नहीं मानने वाली थी। वो अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर आदित्य के बॉडीगार्ड्स प्रीत पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन प्रीत नहीं रुकती। उनमें से एक बॉडीगार्ड प्रीत पर शूट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ हो, आदित्य उसे पकड़कर ज़मीन पर गिर जाता है। आदित्य के बॉडीगार्ड्स एकदम शॉक में रह जाते हैं। प्रीत को बचाकर आदित्य ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया था। यहाँ तक कि प्रीत को भी कुछ ऐसा ही झटका मिलता है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके दुश्मन होने के बावजूद उसे बचाया था। जिस बॉडीगार्ड ने गोली चलाई थी, उसके हाथ डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती तो ये गोली आदित्य को भी लग सकती थी। आदित्य प्रीत की गर्दन के एक नस को दबाकर वहीं ज़मीन पर बेहोश कर देता है। तभी एक अर्जुन का बॉडीगार्ड आकर आदित्य से चिल्लाते हुए कहता है, मंडप पर हमला हो गया है और बॉस को गोली भी लगी है। ये सुनते ही आदित्य हड़बड़ाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मंडप साइड आ जाता है। फिर क्या हुआ ये तो आप सभी को पता होगा। एक हमले को रोकने की वजह से आदित्य ने दूसरे हमले पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस हमले के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आदित्य के सारे बॉडीगार्ड्स पिछले हिस्से पर आदित्य के साथ थे और शादी पर सारे बॉडीगार्ड्स अर्जुन के थे। अगर उस वक्त आदित्य को इस हमले के बारे में पता होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती। अब हमला करने वालों का तो पता चल चुका है, लेकिन मकसद तो अब भी पता नहीं चला, क्योंकि आदित्य के हिसाब से तो वो लोग काव्या को लेने आए थे। लेकिन क्यों? इस बात की जानकारी उन्हें नहीं पता था। आखिर ध्रुव सूर्यवंशी काव्या को क्यों लेकर जाना चाहता है, ये बात आदित्य को अब तक पता नहीं चल पाई। ध्रुव सूर्यवंशी के बारे में कोई बता सकता था तो वो थी काव्या, लेकिन आदित्य काव्या को इस बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि अरुणी देवी ने यह सब पूछने से आदित्य को सख्त मना किया था, ताकि काव्या इस बात से ज़्यादा परेशान ना हो जाए। आदित्य काफ़ी देर तक ये सोचते हुए घड़ी देखता है तो सुबह के 7 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से होटल में पार्टी की तैयारी ज़ोरों शोरों से हुई थी। होटल के बाहर बहुत सारी कार एकदम रुकती हैं। कार के रुकते ही एक बॉडीगार्ड बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोलता है। उस कार से ब्लैक सूट पहना ध्रुव अपनी पर्सनैलिटी को दिखाते हुए बाहर आता है। ध्रुव के उतरते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। ध्रुव अपने लंबे लंबे कदमों से होटल के अंदर चला जाता है और उसके साथ काली और कुछ बॉडीगार्ड्स भी होटल के अंदर होते हैं। ध्रुव कुछ बिजनेसमैन से बात करने लगता है। ऐसी पार्टियों में सभी हाई क्लास बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। ध्रुव बात करने में बिजी ही था कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉटलाइट एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और बाहरी शरीर से दिखने में बहुत हॉट लग रही थी। उसे देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ललचाई नज़रों से देखने लगते हैं। उसके साथ ही और भी 4 लड़कियाँ डांस के लिए स्टेज पर उतरती हैं। डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। वहाँ सभी लोग शराब के थोड़े नशे में थे। उन डांसर गर्ल के साथ वो लोग भी डांस करने लगते हैं। पहली लड़की ध्रुव के पास आती है और अपने साथ डांस के लिए लेकर स्टेज पर चली जाती है। कुछ देर के बाद डांस खत्म हो जाता है। फिर वो लड़की ध्रुव को लेकर एक होटल रूम में चली जाती है। ध्रुव दरवाज़ा बंद करके जैसे ही लड़की की तरफ मुड़ता है, वो लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ही ध्रुव उसके हाथ को पकड़ लेता है और खींचकर पीछे से उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ में पकड़े चाकू को ध्रुव पकड़कर फेंक देता है और उसके गले में किस करते हुए कहता है, कोशिश अच्छी थी बेबी।
इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को अपने आगे करके उसका मास्क हटा देता है। ये लड़की और कोई नहीं श्रेष्ठा थी। श्रेष्ठा नफरत से भरी नज़रों से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसके होंठों को उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी बेबी को मुझसे मिलने की इतनी जल्दी होगी। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, आज तो तू बच गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। श्रेष्ठा वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों को बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। बहुत देर तक ध्रुव श्रेष्ठा को किस करता रहता है, फिर धीरे से खुद के होंठों को उसके होंठों से अलग करता है। वहीं श्रेष्ठा उसे घूर कर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी ऐसे मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ में खोकर तुम अपने मकसद को ही भूल जाओ। श्रेष्ठा झूठी मुस्कुराहट लिए कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी बचे हुए हो। ध्रुव बिना कुछ बोले श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ जाने लगता है। ध्रुव की ऐसी हरकत से श्रेष्ठा उसे घूर कर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा अब भी ध्रुव को बुरी तरह से घूरती है। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, बेबी तुम्हारी ये नज़रें मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो अपनी ये नज़रें मुझसे हटा लो वरना फिर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। ध्रुव के इस तरह बोलने से श्रेष्ठा की गर्दन पर उसकी गर्म सांसें पड़ती हैं, जिससे श्रेष्ठा की धड़कन अचानक ही तेज़ हो जाती है। एक अलग ही तरह का एहसास उसके अंदर पैदा होने लगता है। श्रेष्ठा की सांसें भी अचानक ही तेज़ होने लगती हैं और आज ध्रुव को इतने करीब महसूस कर श्रेष्ठा को बेचैनी सी होने लगती है। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे में देर रात को आता है। वो सोने के मकसद लिए सोफे की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसे जैसे कुछ एहसास होता है। वो अपनी नज़रें बेड की तरफ करता है तो बेड पर कोई नहीं होता। आदित्य ये देखकर वॉशरूम की तरफ नज़र डालता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होता है, जिससे वो समझ जाता है कि काव्या वॉशरूम में नहीं है। आदित्य अब बैल्कनी की तरफ जाकर देखता है तो काव्या वहाँ भी नहीं होती। ये देखकर आदित्य बेचैन सा हो जाता है। वो कमरे से बाहर निकलकर हर जगह काव्या को देखने लगता है। काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से सब कोई कमरे में सो चुके थे। काव्या कहीं भी ना होने की वजह से आदित्य काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। सब तरफ जब काव्या उसे कहीं नहीं मिलती तो वो हॉल के सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद जैसे उसे कुछ याद आता है और वो सोफे से उठकर टेरेस की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। लगभग भागते हुए वो टेरेस पर पहुंचता है तो सामने देखकर उसे बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या टेरेस के छोर पर खड़ी रात के नज़ारों को देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पीछे खड़ा हो जाता है। मजबूरी में मेरे लिए अपनी नींद को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस वक्त कोई जाग भी नहीं रहा जो आपको देखे कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। काव्या बिना पीछे मुड़े ये सब कह देती है। काव्या की बातों को सुनकर आदित्य के दिल में जैसे कुछ दर्द सा उठता है। काव्या फिर से कहती है, आपको इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक इस रिश्ते को इसी वक्त तोड़ सकते हैं और आपको अपनी दादी को भी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद उन्हें ये रिश्ते को तोड़ने के लिए कह दूंगी। आपको हर वक्त मेरे लिए। इतना बोलते बोलते जैसे ही काव्या मुड़ती है उसे आदित्य झट से गले लगा लेता है। अचानक आदित्य के यूं गले लगने से काव्या को कुछ समझ नहीं आता। इस वक्त आदित्य की सांसें बहुत तेज थीं जो काव्या को अपने गले पर साफ महसूस हो रही थीं। काव्या आदित्य की बेचैनी को समझते हुए अपने हाथ आदित्य की पीठ पर रख देती है। आदित्य का एक अलग ही रूप आज काव्या के सामने उभर कर आया था। रात के अंधेरे में एकमात्र चांद की रोशनी दोनों को देखे जा रही थी। आज आदित्य ने अपने बनाए हुए दीवार को खुद थोड़ा ख़त्म सा कर लिया था। आदित्य कुछ देर पहले जब काव्या नहीं दिखी तो वो बहुत बेचैन सा हो गया था। उसे बस काव्या को अपने सामने देखना था, लेकिन जब काव्या उसके नज़रों के सामने आई तो काव्या की ऐसी बातों से आदित्य से रहा नहीं गया और उसने काव्या को अपने सीने से लगा लिया। कब तक वो खुद को यूं काव्या से दूर रख पाता। आखिर जो भी हो, आदित्य से काव्या जुड़ चुकी थी और शायद आदित्य की आदत भी बन चुकी थी।
एहसासों से भरे इस पल में दोनों की आंखें बंद थीं, बस एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक नज़दीकी के बाद आदित्य काव्या से थोड़ा अलग होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। काव्या भी आदित्य की आंखों में देखती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी से भरी नज़रें जो काव्या आदित्य की आंखों में देख पा रही थी। नज़रों में खोकर दोनों ये तक भूल जाते हैं कि वो किस वक्त और कहाँ पर हैं। नज़रों में खोते हुए ही काव्या कुछ कहने को होती है, लेकिन उससे पहले ही आदित्य अपनी उंगली को काव्या के होंठों पर रख देता है, जिससे काव्या अपनी बात को बोलने से पहले ही चुप सी हो जाती है। आदित्य काव्या के होंठों से अपनी उंगली हटाकर थोड़ा झुककर काव्या को बाहों में उठा लेता है। काव्या तो आज आदित्य के हर एक हरकत पर हैरान थी। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए ही टेरेस से नीचे उतरने लगता है। अब भी दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थीं। कुछ ही वक्त में आदित्य कमरे तक पहुंच जाता है। आदित्य काव्या को लेकर बेड पर लिटा देता है। सारी लाइट्स बंद करके वो भी काव्या के साथ ही बेड पर लेट जाता है और काव्या को बाहों में भर लेता है। काव्या को शायद ऐसे ही पल का इंतज़ार था। वो भी आदित्य की बाहों में खुद को ढीला सा छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। काव्या की गहरी नींद में जाते ही आदित्य काव्या के चेहरे को देखने लगता है, जो उसके बहुत करीब था और चांद की रोशनी से चमक रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रियंश अपने फ़ोन पर काव्या की तस्वीर को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा था। रात की नींद जैसे उसकी आंखों में ही ना हो। प्रियंश बड़े प्यार से काव्या की तस्वीर को छूते हुए कहता है, काश कि मेरी मुलाकात आपसे बहुत पहले हो गई होती तो मैं आपको अपने सीने में छुपा लेता और किसी को एक नज़र तक आपको देखने नहीं देता। कुछ पल की मुलाकात में ही हमें आपको हर पल बस देखने का मन करता है। रातों की नींद तो जैसे आती ही नहीं। ऐसा लगता है आपके बिना कोई मंजिल ही नहीं रह गई हमारी। आपकी आंखों में खुद को बसाने का मन करता है। आपकी मुस्कुराहट में खुद को खो देने का मन करता है। हमारी ये आंखें बस आपको देखने के लिए तड़पती हैं। हमारा दिल बस आपके लिए धड़कना चाहता है। काश काश कि ऐसा होता कि आप बस मेरी होती। इतना बोलते बोलते प्रियंश अपने फ़ोन को अपने सीने में छुपा लेता है, जैसे काव्या को ही वो अपने सीने से छुपा रहा हो। प्रियंश अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या की रंगत प्रियंश के दिल पर चढ़ चुकी थी। फिदा तो वो पहली मुलाकात में ही हो गया था, लेकिन अब तो मोहब्बत ने भी उसके दिल में दस्तक दे दी थी। काव्या की नींद सुबह जल्दी खुलती है। वो उठकर बेड पर बैठ जाती है। फिर अचानक से काव्या को कल के लम्हे याद आते हैं, जिसमें आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया था। ये याद आते ही काव्या बेड की तरफ नज़र डालती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एक पल को काव्या को वो पल सपने जैसा लगता है, लेकिन अगर वो सिर्फ सपना था तो वो टेरेस से कमरे में कैसे आ गई, ये उसकी समझ से बिल्कुल परे था। काव्या सारी बातों को झटकते हुए वॉशरूम जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है तो हॉल में कोई नहीं होता। तभी विशाखा की आवाज़ आती है, काव्या आप इतनी सुबह सुबह? काव्या भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, बस आँख खुल गई तो नीचे आ गई। विशाखा जी किचन की तरफ जाते हुए कहती हैं, ठीक है आप सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। काव्या विशाखा जी की बात से पहले सोफे को देखती है, फिर उनकी कही गई बातों को याद करती है, फिर कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। काव्या को किचन में देखकर कुछ शेफ उसे मॉर्निंग विश करते हैं। उनके विश करने पर काव्या भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई देती है। वहीं विशाखा जी काव्या को किचन में देखकर पूछती हैं, क्या हुआ काव्या, आपको कुछ चाहिए था? काव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, माँ आपकी इच्छा हो तो मैं खाना बनाने में मदद करूं? विशाखा जी हैरानी से कहती हैं, आपको खाना बनाना आता है? विशाखा जी काव्या की बातों पर हैरान थी। इसलिए थी क्योंकि यहाँ तक उन्हें पता था काव्या उनकी ही तरह अमीर खानदान की इकलौती बेटी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसे पलकों पर बिठाकर रखा जाता होगा। किचन तक घुसने भी नहीं दिया जाता था। और जब से वो यहाँ आई थी उस वक्त से सभी किचन में भी नहीं आई थी। विशाखा जी के ऐसे सवाल से काव्या हाँ में सिर हिला देती है, तो विशाखा जी उसे कुछ बनाने के लिए दे देती हैं। वहीं इधर श्रेष्ठा की नींद खुद के ऊपर पानी गिरने से खुलती है। नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो और ध्रुव शॉवर के नीचे खड़े थे। उसे ध्रुव की नज़रों को अपने ऊपर देखती है तो खुद को देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त श्रेष्ठा बस अपने इनरवेयर्स में थी और ध्रुव उसके उभरे हुए सीने को ही कब से देख रहा था। ये समझते ही श्रेष्ठा जल्दी से अपने हाथों से ध्रुव की आंखों को बंद करती है और झल्लाते हुए कहती है, यू इडियट, बेशर्म जाहिल इंसान, मेरे कपड़े कहाँ गए?
ध्रुव अपनी आंखों से श्रेष्ठा का हाथ हटाता है तो श्रेष्ठा झट से उसके गले लग जाती है। ये देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो बेबी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नहाने के समय कपड़े उतार देते हैं। ध्रुव की बेशर्मी भरी बातों से श्रेष्ठा उसे घूर कर देखती है, फिर झल्लाते हुए कहती है, क्या मैंने कहा था कि मुझे यहाँ लेकर आओ? फिर से ध्रुव की नज़रें जब श्रेष्ठा देखती है तो फिर खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए उसके गले लग जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बेबी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें पहले भी नहलाया है। इस बार श्रेष्ठा कुछ नहीं बोलती। ध्रुव अपने हाथ श्रेष्ठा की कमर से होते हुए पीठ पर ले जाता है। श्रेष्ठा सिहर सी जाती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा की ब्रा के हुक को खोल देता है। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा उसे कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा की ब्रा को खोलकर नीचे फेंक देता है और शार को बंद करके श्रेष्ठा को कमर से पकड़कर थोड़ा पीछे होने लगता है। पीछे दीवार में एक टाल होती है, उसे लेकर ध्रुव श्रेष्ठा के बदन को ढक देता है और श्रेष्ठा को खुद से थोड़ा अलग करके देखने लगता है। श्रेष्ठा ने अब भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी वो श्रेष्ठा को छोड़कर टाल पहनकर बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा अभी भी वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। कुछ देर बाद ध्रुव कुछ कपड़े लेकर आता है और श्रेष्ठा की टाइल को हटाकर पहना देता है। इतना करते ही वो श्रेष्ठा को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और बेड पर बिठा देता है। श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि ध्रुव उसे ही गंभीरता से देख रहा है। श्रेष्ठा भी उसकी आंखों में देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर सर्द आवाज़ में कहता है, अपनी दीदी की तरह गलती करने की कोशिश मत करना, वरना तुम ध्रुव रघुवंशी का असली रूप देखोगी, जो तुम्हारे लिए सहना बहुत मुश्किल है। फिर उसकी गर्दन से होते हुए श्रेष्ठा को चूमते हुए कहता है, तुम में एक अलग जुनून देखा है मैंने, उसे कभी खोने की गलती मत करना। ध्रुव के ऐसा कहने और करने से श्रेष्ठा के हाथ उसके कंधे पर कस जाते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन से होकर गालों पर किस करने लगता है, फिर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। लगभग 20 मिनट की सॉफ्ट किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़ देता है और उसके माथे पर किस करके अपना फ़ोन लेकर होटल रूम से निकल जाता है। अंधेरों को छुपाने की कोशिश करती चांद की रोशनी पूरे टेरेस पर बिखरी हुई सी थी। आदित्य अपने सुकून को तलाशने की कोशिश करते हुए अपनी नज़रें हर एक जगह पर गड़ाए रेलिंग पकड़कर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। हाथों की छुअन से उसे साफ पता चल जाता है कि वो कौन है। आदित्य वैसा का वैसा ही शांत खड़ा था। आदित्य को मुड़ते ना देख सौरभ उसके पास खड़ा हो जाता है और आदित्य को बड़े गौर से देखने लगता है। सौरभ आदित्य को देखकर खुद भी सामने देखते हुए कहता है, भाभी सो गई? सौरभ के सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता, वैसे ही बस अपनी नज़रों से सामने देखने लगता है। सौरभ फिर से कहता है, आदि तू अभी ये जो कर रहा है, कभी सोचा है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? जैसे ही ये आदित्य के कानों में जाती है, वो कसकर रेलिंग को पकड़ लेता है। सौरभ अगर भाभी को, सौरभ इतना ही बोलता है कि आदित्य शांति से कहता है, उसे मैं कभी पता लगने नहीं दूंगा। सौरभ एक नज़र आदित्य को देखकर कहता है, आदि तू ये नहीं समझ रहा कि अगर भाभी को सच्चाई का पता चला तो उन्हें तू जितना सुकून दे रहा है उससे ज़्यादा उन्हें दर्द होगा। सौरभ की बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। सौरभ कहता है, तू ऐसे झूठे एहसास देकर उनके जज्बातों के साथ खेल रहा है। फिर थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगी, तू छोड़ क्यों नहीं देता उनको उनकी हालत पर? आदित्य थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, नहीं देख सकता मैं उसके दर्द को, नहीं देख सकता मैं उसके आंखों से बहसे आंसुओं को। मैं बचपन से जिस अकेलेपन और दर्द से गुजरा हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं देखना चाहता। जिस वक्त मैं एकदम अकेलेपन से जी रहा था, तब तू मेरे साथ था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है जिसने मेरे अकेलेपन होने की वजह को दूर कर दिया। फिर सौरभ की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने उसकी आंखों में वही अकेलापन और दर्द देखा है जिसे मैं 2 साल पहले पछाड़ कर आया हूँ, लेकिन आज मैं उसे ही उसी अकेलेपन और दर्द में देख रहा हूँ जिसने मेरे दर्दों को दूर किया। मैं बस उसके अकेलेपन को दूर करना चाहता हूँ, दर्दों को उसके आसपास भी भटकने नहीं देना चाहता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये गलती करना चाहता हूँ। मैं उसे दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। सौरभ बोला, और जिसकी अमानत तू उसे समझता है, उसे होश आ गया तब तू क्या करेगा?
ये सुनते ही आदित्य अपना चेहरा सौरभ से फेर लेता है और सौरभ को पीट करके खड़ा हो जाता है। ये देखकर सौरभ करता है, अगर तू एहसास दिखाते दिखाते सच में एहसास करने लगा तब तू क्या करेगा? आदि, तू समझ नहीं रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तुझे इतना दर्द होगा कि तू शायद ही उस दर्द को कभी संभाल पाएगा। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि या तो तू भाभी से बिल्कुल दूर रहे या फिर उन्हें पूरी तरह से अपना ले। तू अगर बीच में रहेगा तो दर्द के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा और शायद भाभी भी उसी दर्द से गुजरती रहें। इतना बोलते ही सौरभ आदित्य के थोड़े पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने तुझे बचपन से दर्द में ही देखा है, लेकिन इस वक्त जो तू कर रहा है उससे जो तुझे दर्द होगा वो पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए या तो तू दादी की बात मानकर भाभी को अपना ले या फिर अर्जुन भाई की अमानत मानकर उससे दूर रह। इतना बोलकर सौरभ वहाँ से चला जाता है। आदित्य वहीं वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। आदित्य अब अपने दिल और दिमाग के बीच फंस सा गया था। बहुत देर तक आदित्य वैसे ही टेरेस पर रहता है। अचानक ही मौसम का रुख बदल सा जाता है। अंधेरे में भी एक अलग ही तरह का अंधेरा उभरने लगता है। चांद की रोशनी भी उस अंधेरे में कहीं छुप सी जाती है, लेकिन इस बात का जैसे आदित्य को कोई खबर ही ना हो। तेज़ आवाज़ के साथ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आदित्य अब भी वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। बारिश की बूंदें आदित्य के शरीर के हर हिस्से को भिगोने लगती हैं। बिजली की धमाकेदार शोर और रोशनी सब तरफ फैल जाती है। मौसम के इस बदलते रुख से अनजान आदित्य अपनी परेशानियों से पूरी तरह से घिरा बस सामने की ओर देखे जा रहा था। बहुत देर की बारिश के बाद मौसम कुछ शांत सा हो जाता है। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस से नीचे आता है। नीचे आकर वो कमरे में जाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। चेंज करके वो बेड पर काव्या के थोड़ा करीब आकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शायद आदित्य ने अब ये ठान लिया था कि वो काव्या को अकेलेपन का एहसास बिल्कुल नहीं होने देगा, चाहे बाद में उसे जितना भी दर्द मिल जाए। वो अपने दर्द को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन काव्या के दर्दों को देखने के लिए नहीं। रात सुबह में तब्दील हो जाती है। काव्या अपनी नींद से उठ सी जाती है। उठते हुए काव्या को अपनी कमर में किसी के हाथ महसूस होते हैं। काव्या उस छुअन को महसूस कर थोड़ी सिहर सी जाती है। साइड में अपनी नज़रें डालती है तो उसे आदित्य का चेहरा दिखता है। बंद आंखें, चेहरे पर शांति लिए आदित्य सो रहा था। काव्या अपनी कमर से आदित्य के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है कि वो हैरान सी हो जाती है। काव्या थोड़ा परेशान सा होकर आदित्य के चेहरे को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखती है झट से अपना हाथ हटा लेती है, क्योंकि आदित्य का शरीर बिल्कुल आग के समान तप रहा था। ये महसूस होते ही काव्या जल्दी से अपनी जगह से उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। काव्या एक कमरे के सामने जाकर खटखटाती है। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुलता है और आलस भरी आवाज़ आती है, कौन है यार जो ढंग से सोने। इतना बोलते ही वो सामने देखता है तो हड़बड़ाते हुए, भाभी आप। काव्या कुछ बोलने को होती है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती। वहीं सौरभ काव्या को इतना परेशान देखकर कुछ समझ नहीं पाता। काव्या अचानक से ही सौरभ का हाथ पकड़ लेती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ थोड़ा परेशान सा, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? काव्या अब भी कुछ नहीं बोलती और सौरभ को अपने कमरे में ले जाकर कहती है, इनका बदन बहुत ज़्यादा तप रहा है, आप देखिए ना। काव्या की बात सुनते ही सौरभ बेड पर बैठकर आदित्य के शरीर पर हाथ रखता है और वो भी हैरान हो जाता है। सौरभ जल्दी से अपने कमरे में जाकर इंजेक्शन लाता है और आदित्य को लगा देता है। सौरभ अपने मन में, तो कल रात आदि पूरी रात बारिश में भीगा है। सौरभ ये सोच ही रहा था कि उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है, क्या हुआ, ऐसे अचानक इनको इतना बुखार कैसे? सौरभ काव्या की तरफ मुड़कर, वो भाभी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आदि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। काव्या, लेकिन सौरभ जल्दी से, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, मुझे अर्जुन को भी देखना है। सौरभ तेज कदमों से जल्दी से बाहर निकल जाता है। वो काव्या के सवालों से बस भागना चाहता था। सौरभ के जाते ही काव्या बेड पर बैठ जाती है और आदित्य के चेहरे को निहारने लगती है। थोड़ी देर तक निहारने रहने के बाद काव्या अपनी जगह से उठकर वॉशरूम चली जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। इधर प्रीत की कई दिनों की बेरुखी को समझते हुए प्रियंश आज प्रीत से बात करने की ठान लेता है।
प्रियंश प्रीत के कमरे में जाता है तो वो उसे कहीं नहीं दिखती। तभी प्रीत की आवाज़ बैल्कनी से आती है। प्रियंश अपने कदमों को बढ़ाते हुए बैल्कनी की तरफ जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो प्रीत किसी से फ़ोन पर हंसते हुए बात कर रही थी। अपनी दी को यूँ खुश देखकर प्रियंश को बहुत सुकून सा मिलता है। कुछ देर तक प्रीत फ़ोन पर बिजी रहती है, फिर कॉल कट करते हुए कमरे में आने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे प्रियंश दिखता है। प्रियंश को देखते ही प्रीत मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ छोटे, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? प्रीत को यूँ नॉर्मल देखकर प्रियंश पहले तो हैरान रह जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्या दी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं आपको याद ही नहीं करता। प्रीत कमरे के अंदर जाते हुए कहती है, ये सब छोड़, चल अंदर, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। प्रीत अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है और प्रियंश भी उसके सामने सोफे पर बैठ जाता है। प्रीत, आज तू उससे मिलने नहीं जा रहा? प्रियंश कन्फ्यूज़न में, किससे? प्रीत शरारत से मुस्कुराते हुए, अरे अपने महबूबा से। प्रियंश, कौन महबूबा? प्रीत, अरे वही जिससे तू रोज़ शाम गार्डन में मिलने जाता है। जैसे ही प्रियंश को ये समझ आता है, उसके सामने एकदम से काव्या की मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। वो उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए खुद भी मुस्कुराने लगता है। प्रीत छेड़ते हुए, ओहो, तो ख्वाबों में आते ही तेरे चेहरे पर उसका नूर निखरने लगा। प्रियंश हड़बड़ाते हुए अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। प्रीत, चल ठीक है, मान लिया, अब उसका नाम तो बता दे। प्रियंश झट से, काव्या सिंह। इतना बोलते ही वो रुक जाता है और प्रीत को देखने लगता है, जो उसकी अधूरी बातों को सुनकर उसे ही देख रही थी। प्रियंश के दिल में अचानक ही डर बैठ जाता है और वो अपनी जगह से उठकर प्रीत की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। प्रीत भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और प्रियंश की अधूरी बातों को याद कर कहती है, काव्या क्या? प्रियंश खुद को थोड़ा नॉर्मल करके प्रीत की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस काव्या, उसने बस अपना नाम काव्या ही बताया। ये सुनते ही प्रीत प्रियंश को शक की निगाहों से देखने लगती है। जैसे ही प्रियंश को ये समझ आता है तो वो कहता है, दी चलिए ना, मुझे भूख लगी है। इतना बोलते ही प्रियंश कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं प्रीत को प्रियंश का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर कुछ सोचते हुए वो भी कमरे से बाहर चली जाती है। इधर काव्या जब कमरे में आकर देखती है तो आदित्य रेडी होकर बेड पर बैठ अपनी फाइल्स को चेक कर रहा था। ये देखते ही काव्या आदित्य के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। काव्या के ऐसे अचानक आने से आदित्य थोड़ा हैरान सा हो जाता है। अब तक आदित्य का बुखार पूरी तरह से उतर गया था। काव्या अपना हाथ हटाकर ड्रॉर से दवाई निकलकर आदित्य को देते हुए कहती है, ये दवाई ले लीजिए। आदित्य पहले उस दवाई को देखता है, फिर काव्या के चेहरे को, जैसे पूछ रहा हो ये क्यों। आदित्य की नज़रों को भांपकर काव्या कहती है, वो आपको सुबह बहुत तेज़ बुखार था। इतना बोलते ही काव्या रुक जाती है। आदित्य काव्या के हाथों से दवाई लेता है और फाइल्स को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। आदित्य के स्टडी रूम में जाते ही एक सर्वेंट नाश्ता लेकर अंदर जाती है, फिर बाहर आ जाती है। ये सब चीज़ों को काव्या कमरे से थोड़ा बाहर आकर नोटिस कर रही थी। अब फिर से काव्या के मन में यही सवाल आता है कि आखिर आदित्य अपने परिवार के साथ बैठकर क्यों नहीं खाता और अपने परिवार के सदस्यों में सिर्फ अपनी दादी से ही क्यों बातें करता है, सब कोई से बात क्यों नहीं करता। टू बी कंटिन्यूड।